राजस्थान उपचुनाव में 7 सीटों पर हुए मतदान में 6 पर वोटिंग 2023 के मुख्य चुनाव के मुकाबले माइनस में रही। लेकिन ये सीटें किसकी प्लस करेगा, इस चर्चा में यही आप जानेंगे कि 7 सीटों का सिकंदर कौन है, किसने मजबूती से चुनाव लड़ा है, कौन ये बाजी जीतने वाला है, सरकार का असर कितना दिखा, कितनी दमदार सत्ता संगठन की जोड़ी रही, विपक्ष के तौर पर किसने कितना दम भरा, कांग्रेस आरएलपी बाप तीनों पार्टियों में कौन कितना सिरमौर रहा। करेंगे चर्चा राजस्थान की बात अंकित तिवारी के साथ कार्यक्रम में। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव था और उपचुनाव के बाद का दंगल आपने देखा। देवली उनियारा में जिस तरीके से निर्दलीय प्रत्याशी ने एसडीएम के साथ थप्पड़बाजी की और उसके बाद गांव में आगजनी, ये निंदनीय है। राजस्थान चौक ऐसे किसी भी कृत्य का समर्थन नहीं करता है और हम लगातार यही कहते हैं कि नेतागिरी बनने के चक्कर में मूल सिद्धांतों को, संविधान के अधिकारों को ना छोड़ें। नरेश मीणा का इंटरव्यू हमने ग्रामीण इलाके में उस वक्त किया था जब देर रात वो जनसंपर्क कर रहे थे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल उनके राजनीतिक कैरियर पर सवालिया निशान उठा दिए हैं, साथ ही ये भी तय कर दिया है कि युवा कौम बस फेमस होना चाहती है, कीमत चाहे उस जनता को चुकानी पड़े। गलती नरेश मीणा प्रशासन की बता रहे हैं, पुलिस की बता रहे हैं, वहीं जो सामने है वो दिखाता है कि जोश में होश नहीं खोना चाहिए। नुकसान भारत का हुआ है, इस धरती का हुआ है, ये देखना चाहिए। इस घटना के बाद निंदा करने में नेता कंजूसी कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान चौक हमेशा उन तमाम मूल्यों पर आगे रहेगा जो पत्रकारिता के सिद्धांत को तय करते हैं। अब सीटवार चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान में सबसे महत्वपूर्ण सीट की अगर हम बात करें तो 7 हैं, किसी एक को छोड़ा नहीं जा सकता। 1 सीट बीजेपी के पास थी, 6 सीट विपक्ष के खेमे थी, जहां पर आरएलपी बाप और कांग्रेस का अस्तित्व था, यानी 4 कांग्रेस, 1 आरएलपी, 1 बाप पार्टी। अब कोशिश किसकी कितनी कामयाब रही, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। 6 सीटों पर मतदान माइनस में रहा और जिन सीटों पर प्लस में रहा वो सीट खींवसर की रही, चर्चा में है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो सीट आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की पत्नी के प्रत्याशी के तौर पर सीट थी और रेवंत राम डागा के रूप में बीजेपी को उम्मीद थी कि ये सीट हमें मिल जाएगी। क्या मिलेगी? मुकाबला टक्कर का है। लेकिन चर्चा में शुरुआती सीट करते हैं दौसा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दौसा की जनसभा में पंडित भजनलाल शर्मा कहकर संबोधित किया गया। भिक्षाम देही के तौर पर किरोड़ीलाल मीणा दौसा की तंग गलियों में उतर गए। जगमोहन मीणा कहते रहे, मैं तो सरल हूं, सीधा हूं, जाति का मीणा हूं, मन से ब्राह्मण हूं, लेकिन ब्राह्मण पसीजे या नहीं, यही इस नतीजे पर निर्भर है। कांग्रेस के प्रत्याशी कोशिश करते रहे कि एससी, गुजर, माली वोटों को साध ले, ब्राह्मणों के वोट नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ब्राह्मणों को सामने वाली पार्टी से भी नाराज रखा जाए ताकि वोट ना डालने जाए। 12.10% कम वोटिंग हुई है, नतीजा ये निकला है। अब किसके पक्ष में किसके विपक्ष में आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि उनके बाहुल्य वाले मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया धीमी रही, जिसका असर दिखा। वहीं बीजेपी का कहना है कि हमारी कोशिशें थी कि निष्पक्ष तौर पर मतदान हो और दौसा में हुआ है, जनता ने उन्हें बहुमत दिया है। 2023 में 74.20% मतदान रहने वाली ये सीट 2024 के उपचुनाव में 62.10 पर सिमट गई। बड़ा लॉस किसे होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहां पर इस सीट पर मुरारीलाल मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए थे या अंतिम समय में ठंडे पड़ गए थे मीणा सामाजिक दायरे को बचाने के लिए, ये भी चर्चा में रहेगा। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, तमाम ऐसे नेता जो कद्दावर माने जा रहे हैं 2028 के लिहाज से, उनका भविष्य भी दौसा में काफी हद तक तय होने की संभावना है। खैर, सीट
बीजेपी के खाते में मानी जा रही है, कांग्रेस के हाथ से निकली हुई, लेकिन मुकाबला टक्कर का है। अब बात कर लेते हैं हम रामगढ़ सीट की, पास ही है, असर डाला है। वहां टीकाराम जूली मजबूती से चुनाव लड़ रहे थे, हालांकि प्रत्याशी आर्यन जुबेर खान थे, लेकिन टीकाराम जूली ने एससी वोटों को साधा। आर्यन जुबेर खान के पास मुस्लिम वोट थे, दोनों का गठबंधन हुआ और उस सीट पर सामान्य जो वोट है वो भी आर्यन जुबेर खान के पक्ष में कुछ है। पुरानी राजनीति रही है, कांग्रेस का पूरा कल्चर रहा है, ऐसे में उनको उम्मीद है कांग्रेस को कि वो सीट निकल जाएगी, लेकिन खेला हो गया। सत्ता और संगठन का जो जबरदस्त जोर चला, उसने उस सीट पर मतदान को प्रभावित किया और राजस्थान की सरकार के साथ साथ यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी का खड़गे जी को लेकर जो बयान वायरल हुआ, उसने भी वहां असर दिखाया कि बटोगे तो कटोगे का मतलब क्या है। ये सांप्रदायिक लिहाज से बेहद अहम सीट थी। ऐसे में इस सीट पर कड़ी टक्कर है, ईवीएम में कैद है कौन जीतेगा, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी कमजोर प्रत्याशी के बावजूद, सुखवंत सिंह ने जितना कमजोर चुनाव लड़ा बीजेपी के किसी प्रत्याशी ने नहीं लड़ा, उसके बावजूद ये सीट जीतने की राह में बढ़ सकती है। अब बात कर लेते हैं झुंझुनू सीट की। झुंझुनू सीट पर जो परिणाम रहे वो मतदान के लिहाज से -5.37 रहे। 2023 में जब ओला परिवार के सितारे ही चुनाव लड़ रहे थे तो 71.17% मत गिरे थे। अब अमित ओला मैदान में है और 65.80% मतदान हुआ है। हालांकि अंतिम आंकड़ा नहीं है मतदान का अंतिम आंकड़ा आज दोपहर तक आ जाना चाहिए था, जो कि निर्वाचन संस्था ने जारी नहीं किया। खैर, यहां पर राजेंद्र गुढ़ा ने बाजी पलटी है क्या? और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान की सरकार यहां भी एक्टिव नजर आई। यहां पर बीजेपी के जीतने की संभावना ज्यादा है क्योंकि उपचुनाव में बीजेपी को समर्थन मिलता रहा है, तो ये सीट भी लगभग बीजेपी के खेमे में जा सकती है। मुस्लिम अगर पूरा वोट अमित ओला को देंगे और जाट राजनीति के लिहाज से अभी भी लोकसभा की कड़वाहट कायम है तो अमित ओला सीट निकाल सकते हैं। ये भी महत्वपूर्ण इस सीट पर हो जाता है। अब बात कर लेते हैं देवली उनियारा की। जैसे चर्चा मैं कर चुका हूं, देवली उनियारा -8.47 मतदान रहा। मतदाता शायद इस पूरे घटनाक्रम के एसडीएम के थप्पड़ कांड के बाद तरसे गए थे। 65.10% मतदान रहा इस बार और पिछली बार 73.57 रहा था। कांटे का मुकाबला यहां दिखाई नहीं दिया था। पूरा चुनाव सुस्त रहा, केवल नरेश मीणा गरजते रहे और राजेंद्र गुर्जर अपने हिसाब से लड़ते रहे और केसी मीणा वहां अपनी कांग्रेस को ढूंढते रहे। खैर, जो भी हो, मतदान प्रतिशत कम रहने की बड़ी वजह ये भी है। अब बात कर लेते हैं खींवसर की। खींवसर बड़ी जबरदस्त सीट है, एकमात्र सीट जहां मतदान प्रतिशत बढ़ा है, 2.13% बढ़ा है। पिछले चुनाव में 73.49% रहा था, इस चुनाव में 75.62% रहा। एक वोट की लड़ाई यहां है, बिल्कुल कड़ा मुकाबला है। हनुमान बेनीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी, रेवंत राम डागा ने झोंक दी। कांग्रेस ने भी तैयारी की कि रतन चौधरी के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। डोटासरा वहां पहुंच गए जहां हनुमान का गढ़ है। ज्यादा कुछ तो नहीं बोला, लेकिन निशाना साध दिया कि मैं आ सकता हूं और इस क्षेत्र पर भी अपनी कांग्रेस को मजबूत कर सकता हूं। खैर, कौन मजबूत हुआ और कौन कमजोर, उस क्षेत्र में बयान यहां के स्वास्थ्य मंत्री का भी रहा, जिसमें उन्होंने कह दिया कि बीजेपी नहीं जीती तो मुंडन करा लूंगा। खैर, ये चर्चाओं का विषय है और चर्चाएं चलती रहती है, लेकिन इतना है कि इस सीट का परिणाम शायद ही कोई बता पाए। लेकिन परिणाम ऐसे हैं कि माहौल के हिसाब से लगता है कि रेवंत राम डागा ये सीट निकाल लेंगे, लेकिन जो आश्वस्त भाव हनुमान बेनीवाल के चेहरे पर है तो वहां से लग रहा है कि हनुमान बेनीवाल भी प्रभावी भूमिका में हैं। तो 23 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं सैलुम्बर की। सैलुम्बर -4.57 रहा है पिछले चुनाव के मुकाबले। पिछले चुनाव में 71.58% रहा था, इस बार 67.1% रहा है। यानी बाप का जो वर्चस्व माना जा रहा था कि वोट बड़ी संख्या में खींच कर लाएंगे, ऐसा हुआ नहीं है। ये सीट बीजेपी की मानी जा रही है और संभवतः बीजेपी जीतने जा रही है। बाप तीसरे से स्थान से उठकर दूसरे पे आ सकती है, कांग्रेस दूसरे से तीसरे पर जा सकती है। ये समीकरण यहाँ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 84 की बात कर लेते हैं, बड़ी अहम सीट थी। 84 में मतदान प्रतिशत -7.66% रहा है। ये भी देखने वाली बात है। पिछली बार करीब 59,600 वोटों से जीत मिली थी, बड़ी जीत थी। इस बार 84 जो आपका बाप का गढ़ है उसमें अब कमजोर करने की
कड़ियां सामने आई और बीजेपी ने खूब भुनाया। इस बार 74.10% मतदान हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि वहां बीजेपी मुकाबले में तो आई है, लेकिन जीत पाएगी क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अगर जीतती है तो वास्तव में कमाल माना जाएगा। राजस्थान की राजनीति में यह बेहद अहम है। चुनावी आंकड़ों के लिहाज से इतना कहा जा सकता है कि बीजेपी जिसके पास केवल 1 सीट थी वो प्लस करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस जिसके पास 4 सीट थी वो खोती हुई नजर आ रही है। आरएलपी और बाप पार्टी जिनके पास 1-1 सीट थी, उन्होंने चुनावी चुनौती कड़ी दी है और सीट को बचाने की डगर पे हैं। लेकिन सरकार बीजेपी के होना उनके लिए और क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर उनका होना थोड़ा नुकसानदेह है। कितना असर होगा वो 23 नवंबर को ईवीएम में खुलेगा, बताएंगे आपको। नमस्कार।